प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन काल या प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिले हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल हस्त कुठार खंडक द्विदारुणी, मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चापर चंपिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। उन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वो मांस को कच्चा खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इसी काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण तथा पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे हैं। गुजरात स्थित घनलाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियों, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन से भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईस्वी से पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की विशेषताएं। सर जॉन मार्शल वर्ष 1902 से 1928 तक भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। इनके द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई की देखरेख की गई। वर्ष 1920 में मार्शल ने हड़प्पा में तथा वर्ष 1922 में मोहनजोदाड़ो में खुदाई की आरंभ की। इन्होंने ही वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। R.E. व्हीलर, रॉबर्ट एरिक व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टोला। मोहनजोदाड़ो सैंधो सभ्यता के प्राचीन बड़े नगरों में से एक था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त महास्नानागार सैंधो सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। इस स्नानागार के मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली है। इसकी सर्वमान्य तिथि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल घग्गर, हकरा नदी, सरस्वती के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज वर्ष 1954 में राव नाथ द्वारा की गई थी। लोथल बंदरगाह विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह पत्तन है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। यहाँ से मोती, जवाहरात व कीमती गहने पश्चिम एशिया व अफ्रीका में भेजे जाते थे। सिंधु समाज उचित समतावादी था। यहाँ के सुनियोजित नगरों के भवन पक्की ईंट से बने थे तथा सड़कें समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह समाज मातृ प्रधान तथा मातृदेवी की पूजा भी की जाती थी। योनि पूजा, पशुपति पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। इनका व्यवसाय पशुपालन भी था। इस अज्ञात सभ्यता के खोज कर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी तथा यह
कार्य वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1954 में हंटर महोदय ने किया था। इस लिपि को गोमूत्रिका शैली या वास्त्रोवेदन कहा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा, इसके उत्खननकर्ता श्री दयाराम साहनी 1921 में किया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदाड़ो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया, 21 में किया दयाराम साहनी ने हड़प्पा का, और 22 में कर दिया राखाल बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की, और ये भी पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सुतकांग डेंगर आरल स्टाइन 1927 में बलूचिस्तान की खोज इन्होंने कर डाला। अब सुतका को जॉर्ज वेल्स ने 1962 में किया, बलूचिस्तान स्थित है। बालाकोट जॉर्ज वेल्स ने 1962 में किया, बलूचिस्तान की। अमरी जे.एम. कज़ाक ने 1959 से 61 में किया, सिंध की। लोथल एस.एम. तलवार ने 1953 से 56 में किया, अहमदाबाद गुजरात की। कालीबंगा बी लाल एम बी के थापर ने 1961 में किया, गंगानगर राजस्थान में। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 74 में किया, हिसार हरियाणा में। कोटदी जी फजल अहमद खान ने 1955 से 57 में किया, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। देसलपुर पीपी पांडे और एम.ए. ढाके ने किया, भुज जिला गुजरात में। सुरकोटवा जगपति जोशी 1964 से कच्छ गुजरात में किया। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स 1931 में किया, अहमदाबाद गुजरात में। राखी गढ़ी सूरजभान 1969 में हिसार हरियाणा में किया। चंद हुदड़ो गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके ने किया 1931 में, सिंध पाकिस्तान में। स्थल एवं नदी तट नदी तट हड़प्पा रावी, मोहनजोदाड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर, सुतकांगेडोर दास्क, चन्हुदड़ो सिंधु, बनवाली घग्गर, सुरकोटवा सरस्वती, मंडा चिनाब, आलमगीरपुर हिंडन, राखीगढ़ी घग्गर, रोपड़ सतलज। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। 4 वेदों तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में वर्णित संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत के प्रणेता आर्य थे। वैदिक संस्कृत को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है, मतलब वैदिक सरस्वती माता वेदों से, वैदिक सभ्यता से फली फूली हैं। ऋग्वेद में इस नदी को नदी तमा, पवित्र नदी कहा गया। ऋग्वेद के चौथे मंडल को छोड़कर सरस्वती नदी का सभी मंडलों में कई बार उल्लेख किया गया है, मतलब चौथे मंडल को छोड़कर बाकी सब में इनका उल्लेख कई बार किया गया। आर्यों के निवास क्षेत्र को सत सैंधव प्रदेश कहा गया है। सत सिंधु या सैंधव में प्रमुख 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम तथा चिनाब है। विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्टीरिया है। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, और दयानंद सरस्वती तिब्बत, गाइल्स हंगरी तथा डेन्यूब नदी। वैदिक साहित्य। वेद शब्द विद से बना है, इस जिसका अर्थ ज्ञान अथवा बुद्धिमत्ता से होता है। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदात्रयी या वेदत्रिक भी कहा जाता है। वेदात्रयी वेद या मंत्र संग्रह। वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 1028 सूक्त तथा 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। सामवेद इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। इसका संबंध संगीत से है। इसके पुरोहित को उद्गातिका कहा जाता है। उद्गातिका सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है। यजुर्वेद इसका संबंध यज्ञों से है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। इसके पुरोहित अर्धवर्यु कहलाते हैं। अर्थवेद यह जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है। ब्राह्मण ये गद्य में रची गई टिप्पणियां हैं जो संहिता के मंत्रों की उत्पत्ति और अर्थ स्पष्ट करती हैं। ये निम्न है। ऋग्वेद ऐतरेव तथा कौशितकी। सामवेद पंचविश, षड्विश, जैमिनी तथा छांदोग्य। यजुर्वेद शतपथ तथा तैत्तिरीय। अथर्ववेद गोपथ, आरण्यक,
हर ब्राह्मण का दार्शनिक भाग जंगलों में रहने वाला तपस्वियों के मार्गदर्शन हेतु संग्रहित है। उपनिषद या वेदांत हर ब्राह्मण के अंत में यह प्रस्तुत है। यह आर्यों के प्राचीन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों का निचोड़ है। लगभग 108 उपनिषद उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्य ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, कौशिकी हैं, बृहदारण्य हैं। अन्य साहित्य वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्पसूत्र है, जो आर्यों के गृहस्थ जीवन से संबंधित है। उपवेद ऋग्वेद आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद गांधर्ववेद कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्पवेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। हिंदुओं के 6 विख्यात दार्शनिक संप्रदाय भी वैदिक साहित्य में आते हैं। ये 6 प्रणालियां निम्नलिखित हैं: गौतम न्याय प्रणाली से, कपिल सांख्य दर्शन से, कणाद वैश्विक से, पतंजलि योग दर्शन से, जैमिनी पूर्व मीमांसा से, व्यास उत्तर मीमांसा से। रामायण एवं महाभारत 2 महाकाव्य हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत को जय संहिता तथा सतसहिषी संहिता के नाम से तथा रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता मूलतः शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई है, परंतु इसे अब तक 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का प्रथम मार्ग भक्ति तथा दूसरा मार्ग ज्ञान है। भगवत गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत के भीष्म पर्व का अंग भागवत गीता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उपनिषदों को गौ तथा गीता को उसका दुग्ध कहा गया है, मतलब कि उपनिषद को गौ कहा गया है और गीता को उसका दुग्ध मतलब उसका बच्चा कहा गया है। महाभारत के 16वें अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता वर्णित है। यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है तथा महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भागवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग व भक्ति योग का अद्भुत वर्णन है। शंकराचार्य एक महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। वे अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने सनातन धर्म के अनेक विचारधाराओं का एकीकरण किया। उन्होंने उपनिषदों व वेदांत सूत्रों पर अनेक टीकाएं भी लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतवर्ष के 4 मठों की स्थापना की। इसके नाम ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम उत्तराखंड, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, श्रृंगेरी शारदा मठ चिकमंगलूर तमिलनाडु, शारदा मठ द्वारका गुजरात। पुराणों की संख्या 18 है, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। धार्मिक आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2 संप्रदायों का उदय हुआ, यथा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना का वास्तविक श्रेय 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को जाता है। 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम वाज्य संघ का गणतंत्र है, जो कि में 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ हुआ था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा, जिसको प्रियदर्शना भी कहते हैं, तथा उसके दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। इस समय महावीर स्वामी जैन विजेता, अहर्त पूज्य तथा निर्गंध बंधनहीन कहलाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय में महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म 2 ग्रंथों में 2 पंथों में बटा, श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर मतलब नंगा रहने वाले। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी राजगीर में मृत्यु हो गई।
जैन धर्म के तीन रत्न थे, त्रिरत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनके चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला है ऋषभनाथ, बैल हैं। अजीतनाथ, हाथी हैं। संभवनाथ, घोड़े हैं। अभिनंदननाथ, बंदर हैं। सुमितनाथ, चकवा हैं। पद्मनाथ, कमल। और सुपार्श्वनाथ, साथिया या स्वास्तिक का चिन्ह है। चंद्रप्रभ, चंद्रमा। पुष्यदंत, मगर। शीतलनाथ, कल्पवृक्ष हैं। और श्रेयांसनाथ, गैंडे हैं। वासु पूज्य, भैंसा हैं। विमलनाथ, सुकर हैं, सुअर हैं। अनंतनाथ, सेही हैं। धर्मनाथ, वज्रदंड हैं। शांतिनाथ, हिरण हैं, मृग हैं। कंथुनाथ, बकरा हैं। अरहरनाथ अरहर अरहरनाथ, मछली हैं। मल्लीनाथ, कलश हैं। मुनुश्रुअर्थनाथ, कछुआ हैं। नामीनाथ, नीलकमल हैं। नेमीनाथ, शंख हैं। पार्श्वनाथ, सांप हैं, सर्प हैं। महावीर सिंह है, घोड़े, शेर हैं। उसके बाद जैन सभाएं पहली हुई कब? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व। शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष बने स्थूलभद्र बाहु। दूसरी सभा वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व हुई और शासक थे ध्रुवसेन, अध्यक्ष बने देवार्थ क्षमा श्रवण। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ये महावीर के समकालीन थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्त प्राणी के लिए 19वें वर्ष में गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कई वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में एक दिन बोध गया उरुवल्या के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे बुद्ध हो गए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया। बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महाबोधि मंदिर समूह बोध गया बिहार में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि के मंदिर के निकट बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 250 ईसा पूर्व करवाया था। बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। उन्हें बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक माना जाता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें माध्यमिका दर्शन का विवरण है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख अर्थात संसार में दुख है। दुख समुदाय संसार के समस्त दुखों का कारण इच्छा है, या इच्छा या लालसा है। दुख निरोध इच्छाओं या तृष्णाओं को अपने वशीभूत रखकर ही दुख को खत्म किया जा सकता है। मतलब इच्छा खत्म तो दुख खत्म। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके अंतर्गत दुख निवारक मार्ग बताए गए हैं। ये 8 मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। उनकी शिक्षाएं जिन्हें बौद्ध धर्म कहा जाता है 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। दुख संसार में दुख है। दुख समुदाय दुख के कारण है। निरोध दुख का निवारण हो सकता है। मार्ग इसके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। दुखों का अस्तित्व है। दुख इच्छाओं से उत्पन्न होता है तथा अधूरी इच्छाएं पुनर्जन्म को प्रवृत्त करती हैं। जब इच्छाएं दूर हो जाती हैं तो पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यही निवारण है तथा इच्छाओं को विचार तथा व्यवहार और वाणी में शुद्धता लाकर अष्टमार्ग पर चलकर जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु। इस स्थान को अशोक के रुक्मिणदेही स्तंभ से अंकित किया गया है। पिता शुद्धोधन शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। विवाहावस्था यशोधरा से विवाह हुआ कोली गणराज्य की, जो कि राजकुमारी थी। पुत्र हुआ राहुल। मृत्यु 483 ईसा पूर्व हो गई। स्थान कुशीनगर। मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। अष्टमार्गी सिद्धांत यह दुख निरोध मार्ग है। इसका निरूपण अग्र प्रकार से किया जा सकता है। ये अष्टांग मार्ग निम्नलिखित हैं। पहला है सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक इच्छा, सम्यक मतलब सही। तीसरा है सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि, सम्यक समाधि तथा सम्यक कार्य। साहित्य बौद्ध साहित्य मूलतः पाली भाषा में लिखे गए थे तथा
मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित हैं। ये निम्नलिखित हैं। त्रिपिटक, पहला है सुत्ति पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बौद्ध साहित्य उल्लेखनीय है। दीपवंश तथा महावंश, महावस्तु, मिलिंदोपन्हों में यूनानी शासक मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक विषयों से संबंधित वाद विवाद का वर्णन किया गया है। बौद्ध संगीतियाँ, पहली संगति हुई या पहली सभा हुई सप्तपर्णी गुफा राजगृह में 483 ईसा पूर्व। शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी सभा हुई वैशाली में 383 ईसा पूर्व। कालाशोक शासक थे, सबकामी अध्यक्ष थे। तृतीय हुई पाटलिपुत्र में वर्ष 250 ईसा पूर्व। अशोक शासक थे और मोगलीपुत्र तिस्य अध्यक्ष थे। चौथी हुई कुंडलवन कश्मीर में वर्ष 72वें ईस्वी पूर्व में और शासक थे कनिष्ठ और अध्यक्ष थे वसुमित्र अध्यक्ष थे और अशुघोष उपाध्यक्ष थे। संगम युग, सुदूर दक्षिण के संगम युग की जानकारी का प्रमुख स्रोत संगम साहित्य है। संगम साहित्य में हमें 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल तथा चेरों के विषय में जानकारी मिलती है। ईसा की प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक संगम युद्ध का समय माना जाता है। संगम साहित्य तमिल भाषा में उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य है, जो 3 संगमों के उपरांत तैयार किया गया था। ये संगम पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ। प्रथम संगम, यह संगम पांड्य शासकों के संरक्षण में उनकी प्राचीन राजधानी मथुरा में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। द्वितीय संगम को भी पांड्य शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ। यह कपाटपुरम तथा अलवे में शुरू में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता, लेकिन बाद में तोल्कापियर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तृतीय संगम, यह संगम उत्तरी मथुरा में नक्कीयर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रमुख तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम, यह द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में एक तोल्काप्पियर द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। पत्तिने पाले, इसकी रचना भी रुद्र कन्नड़ ने की थी। इस ग्रंथ में प्रेम गीत संग्रहित है। सिरुपानुत्रुपदय, इसकी रचना नथ्य नार ने की थी। पदिने किल कणवनकु, यह तृतीय संगम का तीसरा संग्रह ग्रंथ है। संगम युगीन राज्य, संगम साहित्य के सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल तथा चेर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चोल राज्य, संगम युगीन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का उदय हुआ। इस राज्य की प्राचीनतम राजधानी उत्तरी मन्नूर थी तथा इसके बाद उरैयूर में बनी चोलों का राजकीय चिन्ह बाग था। इलजेनेत चेन्नी इस वंश का महत्वपूर्ण प्रथम शासक था तथा कार्यकाल को मुक्तलिसी टांगों वाला अर्थात पांव जला व्यक्ति इलजेंत चेन्नी का पुत्र था। पांडव राज्य, प्राचीन पांडव राज्य चोल राज्य की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई थी। बाद में इसका केंद्र मदुरई बना। पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह मछली था। चेर राज्य, प्राचीन चेर राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष था। प्राचीन चेर राज्य की 2 राजधानियां थे, वंजी और तोंडी। इस राज्य के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। उदयनजेराल, नेंदनजेराल, आदान कुट्टू वन, सिन्नाट गुट्टवन आदि। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत तथा महाजनपद काल। 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत विभिन्न जनपदों में विभक्त था। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख है, जिसे षोडशा महाजनपद कहा जाता है। ये जनपद निम्न प्रकार हैं। महाजनपद, पहला काशी, वरुणा तथा आसी नदी के संगम पर है और राजधानी वाराणसी है। कौशल, उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर और राजधानी श्रावस्ती है। अंग, मगध राज्य के पूर्व में चंपा नगरी राजधानी है। मगध, आधुनिक बिहार राज्य के गया तथा पटना जिले के मध्य से राजधानी राजगृह है। मल्ल, वाज्य संघ राज्य के उत्तर में स्थित थी तथा यह 2 भागों में विभाजित था। एक भाग कुशीनगर, दूसरा भाग पावापुरी कहलाता है। वज्जी, आधुनिक बिहार राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह 8 राज्यों का एक संघ था। वैशाली राजधानी है। चेदी, केन नदी के तट पर आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। सुक्तिमती राजधानी है। वत्स, आधुनिक इलाहाबाद के पास कौशाम्बी राजधानी है। कुरु, दिल्ली और मेरठ के समीप स्थित था, राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, गंगा यमुना के दोआब में आधुनिक रोहेलखंड में स्थित था। यह 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। अहिछत्र, काम्पिल्य राजधानी है। अस्यमक, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। पोटलीपोतन राजधानी है। मत्स्य, यह वर्तमान जयपुर
अलवर तथा भरतपुर के कुछ भागों में स्थित था। विराट नगरी राजधानी है। सूरसेन मत्स्य राज्य के दक्षिण में स्थित था। मथुरा राजधानी है। गांधार यह आधुनिक कश्मीर के आसपास स्थित था। तक्षशिला राजधानी है। कंबोज यह कश्मीर अफगानिस्तान तथा पामीर के भूभाग तक था और हाटक इसकी राजधानी है। अवंती मालवा प्रदेश में स्थित था। उज्जैनी महिष्मती इसकी राजधानी है। मगध का उत्थान 6ठी ईसा पूर्व में मगध राज्य का उत्थान बृहद वंश से हुआ। इस राज्य की प्रमुख वंश निम्न है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक, नंद वंश 344 से 324 ईसा वंश तक, हर्यक वंश, बिंबसार या श्रोणिक बिंबसार 558 से 491 ईसा पूर्व हर्यक वंश का संस्थापक था। इनकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चांडा प्रद्योत की पीलिया पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। अजातशत्रु कुणिक अशोक चंड बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की, मतलब कि बिंबसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व की। उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। शिशुनाग वंश हर्यक वंश के एक सेनापति शिशुनाग के उदयन के पुत्र नाग दशक को हटाकर मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले जाई गई। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदवर्धन था। नंदीवर्धन अंतिम शासक था। किसका? शिशुनाग वंश का। नंद वंश इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है और पुराणों में महापद्मानंद को सर्वछत्रात्मक कहा गया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का आक्रमण मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा तथा झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ उसने वितस्ता का युद्ध लड़ा। वितस्ता के युद्ध में पोरस की विशाल सेना पराजित हुई और पोरस को बंदी बना लिया गया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीनों तक रहा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचकर सिकंदर का निधन हो गया। मौर्य साम्राज्य 322 से 184 ईसा पूर्व। 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य तथा विष्णुगुप्त ने अपनी योग्यता तथा कूटनीति से अंतिम नंद शासक घनानंद के विशाल साम्राज्य को ध्वस्त करके मौर्य वंश की आधारशिला रखी। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया तथा उसने सेल्यूकस की पुत्री हेलन से विवाह किया। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली तथा 298 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। बिंबसार 297 से 272 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र था। उसे अमृतघात भी कहा जाता है। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की। 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया किसने? अशोक ने। अपने शासनकाल के 4 वर्षों बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कराया। उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की, परंतु भयानक रक्तपात व नरसंहार देखकर वह द्रवित हो गया और बहुत ही ज़्यादा उसके हृदय में दया की भावना घर कर गई, जिसके फलस्वरूप उसने उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार की पुष्टि टोपरा संपादन द्वारा होती थी तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। मौर्योत्तर काल अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। ईसा पूर्व 185 से 85 में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके महासेनापति ने
पुष्यमित्र शुंग ने कर दी तथा शुंग वंश की नींव रखी। शुंग ब्राह्मण वंशीय शासक थे। इस राजवंश का अंतिम राजा देवभूति तथा भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। आंध्र सातवाहन वंश सुशर्मा कण्व के सेनापति सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में उसका वध कर सातवाहन वंश की नींव डाली। सिमुक सतकर्णी गौतमी पुत्र सतकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुलुमायु तथा यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश के प्रमुख शासक थे जिन्होंने लगभग 250 ईसा पूर्व तक शासन किया। यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईसा पूर्व इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। गाथा सप्तशती हाल ने रचना की। इस काल में तांबे कांसे के अलावा शीशे के सिक्के काफ़ी प्रचलित थे। भारत के यवन राज्य शक, पहला आया शक, भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। रुद्रदामन ने सातवाहन नरेश सतकर्णी की 2 बार हराया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में भारी धन व्यय किया। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कर्णफेसस था। सर्वप्रथम बिम कर्णफेसस ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की और सर्वप्रथम बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रचालित किया तथा इसी वर्ष कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के दरबार में पार्स, वसुमित्र, अश्वघोष तथा नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक भी निवास करते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन कुषाणों ने चलवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने इसी काल में की थी। कनिष्क के राजवैद्य चरक संहिता के रचनाकार थे। यह काल गांधार शैली की उत्पत्ति का काल भी है। गुप्त वंश, श्रीगुप्त 240 ईसा पूर्व से लेकर 280 ईसा पूर्व तक। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। उसने 240 से 280 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने महाराज की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रमुख शासक था तथा उसे गुप्त संवत का संस्थापक भी माना जाता है। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व तक। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हरिशेन के प्रयाग प्रसिद्ध इलाहाबाद का स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का कवि एवं संगीतज्ञ भी था। इसी कारण उसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, जिसका उपनाम विक्रमादित्य था। प्राचीन भारत की श्रेष्ठतम साहित्य प्रतिभा कालिदास उसके राज्यसभा के रत्न थे। धन्वंतरी जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसी के शासनकाल में हुए। चीनी यात्री फाहियान भी इसी के शासनकाल में आया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप महरौली का स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इसके पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया। इसी वंश के शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूण जाति के लोगों ने अपने आक्रमण गुप्त राज्य पर आरंभ कर दिए थे। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। गुप्त युग में शांति, समृद्धि एवं चतुर्मुखी विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के पश्चात ईसा की 6ठी सदी के मध्य हूणों ने पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। हूणों ने खानाब 2 लोग थे। हूणों द्वारा सर्वप्रथम 455 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया गया, किंतु स्कंदगुप्त ने पराक्रम के सामने उन्हें अपने पराजय का सामना करना पड़ा। भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों के नेता क्रमशः तोरमाण व मिहिर कुल थे। इसके अतिरिक्त खुसनबाज को हूणों का प्रथम राजा माना जाता है। जेजाक भुक्त या झिझौती गुप्त काल का प्रसिद्ध राज्य था, जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच स्थित है। इसका वर्तमान नाम बुंदेलखंड है। इस पर चंदेल राजाओं का शासन था।
पुष्यभूति या वर्धन राजवंश। हर्षवर्धन। हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर दी थी तथा हर्ष की सेना को 620 ईसा पूर्व में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा के तट पर पराजित किया था। उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में कादंबरी हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, सुभाषितवली के रचयिता मयूर और चीनी विद्वान ह्वेनसांग सीयू की रचयिता को आश्रय प्रदान किया था। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं शाक्यमुनि कहे जाने वाले ह्वेनसांग को चीनी शासक ताइसुंग 629 ने हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। पुष्यभूत वर्धन वंश का संस्थापक था। पुष्यभूत ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया तथा शिव का परम भक्त था। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के बाद थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन के विषय में बाणभट्ट के हर्षचरित से व्यापक जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्ष 606 से 647 एडी शासन किया। नागानंद नागों का आनंद हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक 5 अंकों में लिखा गया। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। मध्य भारत तथा उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्यों का युग 8वीं से 10वीं सदी तक। 17वीं सदी से हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। इनमें पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट प्रमुख थे। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईसा पूर्व में गोपाल के द्वारा हुई थी। धर्मपाल के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें धर्मपाल विजयी हुआ। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहाँ वज्रयान शाखा की पढ़ाई कराई जाती थी। प्रतिहार, इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईसा पूर्व यह गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे जो उसके राजगुरु भी थे। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्यमीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण आदि हैं। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था जिसने सोलापुर के पास मान्य खेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। चोल वंश 9वीं से 12वीं सदी तक। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयआयल था। 850 ईसा से 871 ईसा तक था। यह पहले पल्लवों का सामंत था। उसने 850 ईसा में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। विजयायल के तंजौर पर अधिकार करने के बाद नरकेसरी की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजराज फर्स्ट के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने पूरी श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र फर्स्ट के बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपने राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम लाने को कहा और वहां उसे चोल गंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड चोल की उपाधि भी ग्रहण की। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगर व्यापार नहीं होगा तो कृषि लगाएंगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, मतलब उनकी मौसी। किसकी मौसी? गौतम बुद्ध की। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है?
अजातशत्रु को कुणिक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दी सबसे पहले, इसलिए उसको कुड़ीच या कुणिक बोला गया है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। उदयन ने। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? गिरिवज्र राजगृह है। सूची को मिलाना है हमको, तो हम मिला देंगे इसमें। ये प्रद्योग अवंती से संबंधित है, उदयन वत्स से संबंधित है, और प्रसेनजीत कौशल से संबंधित है, अजातशत्रु मगध से संबंधित है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना बनाने रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? 185 ईसा पूर्व में की थी, पुष्यमित्र की। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र ने की, और शुंग वंश की स्थापना की। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया मौर्यों के अधीन। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये कनिष्क के समकालीन थे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अब निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है, तो सातवाहन, इनका जो विचार है, सबसे पहले इनका सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले आए थे हमारे पास शुंग के बाद आए सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त आए, फिर चोल आए। मतलब शुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल। सूची 1-2 को मिलान करना है, तो विक्रम संवत्सर 2102 ईसा पूर्व था, और शक संवत्सर ये था 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत्सर ये 320 ईसा पूर्व था। कली संवत्सर 58 ईसा पूर्व था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेन गुट्टवन था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? हिंदू से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और माड़ी मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तोलकप्पियन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना संगम युगीन कौन है? तोलकप्पियन है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? चोल का नहीं हुआ है। चोल का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, तो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। बिलसड़ स्तंभ लेख संबंधित है बंधु वर्मन से, और भीतरी स्तंभ लेख संबंधित है कुमारगुप्त से, और मंदसौर लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। थानेश्वर में वर्धन पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। अब सुमेलित करना है, तो इसमें वर्धन पुष्यभूति से संबंधित है। मौखरी संबंधित है ईशान वर्मा से। वकाटक संबंधित हैं विंध्य शक्ति से संबंधित हैं, और मैत्रिक संबंधी हैं भरटाक से। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, वैजंती या वनवासी को? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था।